हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक दैट इज़ कैंसर। पहले हम क्या सोचते हैं कैंसर क्या हमें एक बार किसी चीज़ के एक्सपोजर से कैंसर हो जाएगा? जैसे कि अगर एक बार हमने स्मोक किया तो क्या पहली बार में ही हमें कैंसर हो जाएगा? नहीं, फर्स्ट टाइम में किसी भी चीज़ के एक्सपोजर से हमें कैंसर नहीं होगा। अगर हम सोच रहे हैं कि कोई भी यूवी लाइट हम पे आ रही है, हमारी स्किन उससे एक्सपोज हो रही है और फर्स्ट टाइम में ही हमें कैंसर हो जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। कैंसर होने के लिए वो सेल को बहुत सारे स्टेजेस को पास करना पड़ता है और जब वो स्टेजेस को पास करता है हमारी बॉडी में रिपेयर मैकेनिज़म्स होती है। जब हमारी वो बॉडी की रिपेयर मैकेनिज़्म लॉस्ट हो जाती है तब जाके हमें कैंसर होता है। तो कैंसर टेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स to happen. So let's start with the definition of a cancer. What is cancer? Cancer is an uncontrolled abnormal cell growth, also known as neoplasm or tumor. Two main types of होते हैं benign tumor और malignant tumor. Benign tumor मतलब encapsulated, do not invade local tissue, does not spread via blood or lymphatics, no metastasis, no destruction to tissue of origin. Malignant, not encapsulated, invade the local tissues, spread to distant tissues via blood or lymphatics, show metastasis, destruction of tissue of origin. What does it mean? ये हमारा एपिडर्मिस है, ये हमारा डर्मिस है। तो अगर यहाँ पे कोई कार्सिनोमा हुआ है और वो ऐसे इन्वेड करके डर्मिस में भी आ रहा है, एपिडर्मिस से डर्मिस में, उसको हम बोलेंगे मैलिगेंट, बिकॉज वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे आ रहा है। बिनाइन मतलब कि वो खुद की जगह पे कन्फाइंड है, दूसरी जगह में मतलब वो लोकलाइज्ड है, उसको बोलते हैं बिनाइन। और जो मेटास्टेटिस यानी कि मूवमेंट शो करता है उसको बोलते हैं मैलिगेंट। टिश्यू और उसकी नीम, अगर एपिथेलियम में कोई भी कैंसर हो रहा है तो उसको बोलेंगे कार्सिनोमा। मेसेनकाइमल सेल में हो रहा है तो उसको सार्कोमा बोलेंगे। और मसल या स्मूथ मसल टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू में भी उसको सार्कोमा बोलते हैं। लिम्फेटिक में हो रहा है तो लिम्फोमा, ब्लड में हो रहा है तो ल्यूकीमिया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कैंसर सेल की? डिफ्रेंशिएशन यानी कि नॉर्मल सेल फ्रॉम विच इट हैज़ ऑरिजिनेटेड, मतलब कि एक सेल ऐसा है तो उसका डिफ्रेंशिएशन होके ऐसा ही बनेगा। देयर विल बी नो अनदर टाइप ऑफ चेंजेस। मेटास्टेसिस मतलब कि वो मूवमेंट शो कर सकता है। इनकैप्सुलेटेड मतलब कि वेल डिफाइंड कैप्सूल होती है। रेट ऑफ ग्रोथ मतलब रैपिड या तो स्लो होगा। इन्वेजन मतलब कि वो लोकल टिश्यू में हो भी सकता है और दूसरे टिश्यू में स्प्रेड भी हो सकता है। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी होता है, उसमें माइटोटिक रेट देखना होता है, एंकोप्लाज्मिया देखना होता है, मतलब उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और ओरिएंटेशन। फ्लियोमॉर्फिज्म यानी कि साइज, शेप और कलर देखना होता है सेल का। एंजियोजेनेसिस मतलब कि न्यू ब्लड वेसल का फॉर्मेशन। डिफरेंशिएशन में बिनाइन वाले वेल डिफरेंशिएट हो गए, मैलिग्नेंट वाले पुअरली हो गए, बिकॉज वो मेटास्टेसिस शो कर रहे हैं, मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो अपनी जगह से जा रहे हैं तो वो चेंजेस दिखते हैं। एनकैप्सुलेटेड यानी कि वेल एनकैप्सुलेटेड, नो कैप्सूल, रेट ऑफ ग्रोथ स्लो, फास्ट, invasion not present, invades local tissue, nuclear cytoplasmic ratio 1:4, 1:6 और 1:1, बिकॉज बहुत कम होता है क्योंकि वो पुअरली डेवलप होता है, ज़्यादा डेवलप नहीं होता है उससे पहले, तो वो सेल डाई हो जाते हैं। माइटोटिक रेट लो और वेरी हाई बिकॉज इट इज़ मैलिगेंट। एनाप्लाजिया नॉट मैलिगेंट में दिखाई देता है। प्लियोमॉर्फिज्म यानी वेरिएशन इन साइज और शेप दिखता है हमें। और एडिशनल फीचर्स क्या है? उनमें आरएनए और डीएनए सिंथेसिस बढ़ जाता है, एक्टिविटी ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज भी बढ़ जाता है, एरोबिक और एरोबिक ग्लाइकोलिसिस भी बढ़ जाता है, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और सिंथेसिस ऑफ म्यूटेटेड प्रोटीन्स भी बढ़ जाता है, और डैमेज टू सेल सरफेस ड्यू टू एबनॉर्मल सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स भी देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कैंसर की सेल साइकिल। उसमें आता है ट्यूमर रिप्रेसर्स, सप्रेसर्स, जिसको हम सप्रेसर बोल सकते हैं बिकॉज दे आर सप्रेसिंग तो नहीं कर रहे बट नॉर्मल एक्टिविटी को मेंटेन कर रहे हैं, तो भी हम उसको सप्रेसर बोलते हैं बिकॉज इनडायरेक्टली वो ट्यूमर को मतलब बढ़ने नहीं देता है। तो उसमें आता है P53 और रेटाइनोब्लास्टोमा होता है, वो सिर्फ रेटिना में नहीं बल्कि सब सेल में पाया जाता है। हमारे बॉडी में प्रोटोनकोजिन पाए जाते हैं, अगर म्यूटेशन हो जाता है और वो एक्सप्रेशन करने लगते हैं तो ओन्कोजिन बोलते हैं उसको, और उसमें गेन इन फंक्शन होता है, इसीलिए वो एक्सप्रेस करते हैं ज़्यादा। फिर एक आता है CDK, दैट इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। साइक्लिक नहीं, साइक्लिन आता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, जो कि हाउस कीपिंग जीन होता है जो रेगुलेट करता है एक्सप्रेशन को।
P53 होता है जिसको बोलते हैं गार्डियन ऑफ द जीनोम, ये MCQ में आता है बहुत बार। आफ्टर दैट ये एक हमारा, हम देखते हैं कैसे हमें स्टार्ट करना है। तो अगर हमारी कोई सेल साइकिल है तो ये कोई जीन है, वो ग्रोथ फैक्टर को रिलीज़ कर रही है और ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ हो रहा है। दूसरा जीन है ग्रोथ फैक्टर प्रमोटर, मतलब रिसेप्टर बना रही है। फिर ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ मर्ज हो जाएगा, ठीक है। और वो मर्ज हो जाने के बाद क्या बनेगा, हमारा एक और जीन एक्टिवेट होगा जिसमें से RAS निकलेगा, और RAS दूसरे जीन को एक्टिवेट करेगा जिसमें से ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर निकलेगा। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर जो है हमारा, वो साइक्लिन को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। साइक्लिन रिलीज़ होगा, वो एक्टिवेट करेगा दूसरे जीन के प्रोडक्ट को। ये दूसरा जीन है, उसका प्रोडक्ट है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को एक्टिव होने के लिए साइक्लिन की मदद चाहिए, तो ये साइक्लिन एक्टिवेट करेगा। उसके बाद आता है रेटिनोब्लास्टोमा, जो कि E2F के साथ जनरली होता है। साइक्लिन और CDK मिल के बनाते हैं E2F, और E2F हमेशा रेटिनोब्लास्टोमा के साथ मिला हुआ रहता है नॉर्मल कंडीशन में। जब सेल को डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है तब हम ये रेटिनोब्लास्टोमा को फॉस्फोराइलेट कर देते हैं और E2F को अलग कर देते हैं। तो E2F हमारा जब अलग हो जाएगा रेटिनोब्लास्टोमा, उसके बाद हमारा सेल डिवीजन होगा, तो ये E2F अलग होके दूसरे रिसेप्टर प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगा और सेल साइकिल में इस फेज़ में चली जाएगी और सेल साइकिल का स्टार्ट हो जाएगा। इस फेज़ में क्या होता है, हमारा प्रिपरेशन होता है डिवीजन का। अब क्या होगा उसके बाद, अगर सेल ने लूज़ कर दिया एबिलिटी, अगर कुछ हो गया, जैसे कि A के साथ C आ गया, तो एक हमारा ETM जीन करके आएगा जिसको बोलते हैं एटेक्साटेक्सी जीन प्रूफ रीडिंग करता है, यानी A को T के साथ ही मिलवाएगा और G को C के साथ ही मिलवाएगा। मेंटेनेंस का काम करता है। अगर कोई सिंगल डैमेज हुआ, थोड़ा सा डैमेज हुआ, तो वो P53 को एक्टिवेट करेगा। P53 जीन में से P53 प्रोटीन निकलेगा, ठीक है। P53 प्रोटीन निकलने के बाद 2 स्टेप्स होते हैं। P53 निकलने के बाद पहले वो एक्टिवेट करता है DNA रिपेयर यानी टूल बॉक्स को, कि डायरेक्टली टूल बॉक्स के थ्रू रिपेयर कर दे DNA को। अगर नहीं हुआ, उसके द्वारा रिपेयर नहीं हुआ, तो दूसरा स्टेप आता है कि वो एक्टिवेट करता है एक दूसरे जीन को। यहाँ पे दूसरा जीन होता है, उसको एक्टिवेट करता है जिसके अंदर से जीन का प्रोडक्ट है CDKI, दैट इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को इनिबिट करता है। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को इनिबिट करता है, यानी ये वाली साइकिल इधर स्टॉप हो गई तो साइक्लिन जो है इसको इनिबिट कर देगा, तो यहाँ जो साइक्लिन है वो अकेला बचेगा, तो E2F बनेगा नहीं, तो ये सेल साइकिल इस फेज में जा ही नहीं पाएगा, तो ये नहीं होगा। ये पहला मैकेनिज्म है। P53 2 मैकेनिज्म करता है, एक तो डायरेक्ट रिपेयर करने की ट्राई करता है, रिपेयर नहीं होगा तो क्या करता है, CDKI को करके CDK को इनिबिट करेगा, और जिसकी मदद से हमारा आगे का सेल साइकिल रुक सकता है। ये कैंसरस, मतलब जब रैपिड डिवीजन होता है तब ये सब चीज़ें होती है। और अब क्या हो गया, अभी हमारा रिपेयर मैकेनिज्म हो गया P53 के द्वारा, ये हो गया, इनिबिशन हो गया, तो अब हमें फिर से रिपेयर करवाना है। अभी हमारा रिपेयर हो गया, अब हमें डिवीजन करवाना है फिर से सेल का। ये सेल को स्टॉप कर देगा, अब हमें सेल को अभी डिवीजन करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा, MDM2 नाम का एक जीन आएगा, MDM2 नाम का जीन आएगा, वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा P53 को। P53 को डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या होगा, CDKI नहीं बनेगा, तो ये CDKI से इनहिबिशन हट जाएगा, तो साइक्लिन और CDK बना के E2F बना देगी, और E2F फिर RB के साथ जुड़ के फॉस्फोराइलेशन RB का करके E2F अलग करके फिर S फेज में चला जाएगा और सेल डिवीजन होगा। तो ये क्या करता है, MDM2 P53 को डिग्रेड करता है जब रिपेयरेशन हो जाए DNA का, तब होता है ये सेल। अब मल्टीपल टाइम्स डैमेज हुआ, अगर कोई मल्टीपल डैमेज हुआ, ये सिंगल टाइम डैमेज की बात है, थोड़े सी जगह पे डैमेज हुआ, तो अगर मल्टीपल डैमेज हो रहा है तो क्या होगा, ATM जीन है P53 को बोला, P53 ने बनाया P53 प्रोटीन। P53 प्रोटीन होता है वो एपोप्टोटिक रेगुलेशन जीन को एक्टिवेट करेगा। एपोप्टोटिक रेगुलेशन जीन के पास 2 चीज़ें होती है, एंटी एपोप्टोटिक सेल और प्रो एपोप्टोटिक सेल। प्रो एपोप्टोटिक जो होता है वो क्या करता है, BAX नाम के प्रोटीन को BAX नाम के प्रोडक्ट को बनाता है, ये BAX उसका प्रोडक्ट है, और BAX जो है वो एपोप्टोसिस करवाता है, ठीक है। अब एंटी एपोप्टोटिक होता है जो कि हमारे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास बहुत सारे वो चीज़ें प्रेजेंट रहती है,
BCl2 प्रोटीन रहते हैं। ये BAX था प्रो एपोप्टोटिक का, ये BCl2 है। और ये BCl2 है ना जो बाहर नहीं निकलने देते किसको, साइटोक्रोम C को। हमने पढ़ा था ETS साइकिल में होता है साइटोक्रोम C, BCl2 उसको बाहर नहीं निकलने देता है साइटोक्रोम C को। पर जब हमारा एपोप्टोसिस हो रहा है, प्रो एपोप्टोसिस से हमें निकला BAX निकला, वो BAX BCl2 के साथ मर्ज हो जाएगा, BAX प्लस BCl2 हो जाएगा। तो ये BCl2 का जो था ना बाहर निकलने नहीं देने वाली प्रॉपर्टी, BCl2 अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देगा और साइटोक्रोम C माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मैट्रिक्स से बाहर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो साइटोक्रोम C इधर आया और फिर वो कास्केट्स बनाएगा और कास्केट्स में से पूरा कैंसरस एपोप्टोसिस होगा और फिर सेल का सुसाइड होगा। तो ये पूरा एपोप्टोसिस का साइकिल हुआ इतना।